Hello everyone, this is Pooja and welcome to HP Studies. I hope you all are doing great. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने YouTube पे अपनी एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका जो दिसंबर 2020 में आपका HP टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें जो मेडिकल का एग्जाम रहा था उसके आज हम साइकोलॉजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स HPTGT कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका नॉन मेडिकल का एग्जाम है, तो आपका सेकेंड ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है जो आपका 28 सितंबर से स्टार्ट होगा। जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए, तो आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा TGT कमीशन आर्ट्स का बैच जो है वो भी आपका 5th ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है जो आपका 28 सितंबर से स्टार्ट होगा। जो स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो आप प्ले स्टोर पर जाके निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं। आज के क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं लेके आई हूँ आपका जो मेडिकल का पेपर रहा था दिसंबर 2022 का, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी तक हम आपके जो 2023 जून में पेपर हुआ था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके 2022 में 2 बार पेपर हुए हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद 2021 के स्टार्ट किए थे हमने जून और दिसंबर के, वो भी डिस्कस कर लिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2020 में जो दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ था टेट का, उसका आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मेडिकल के। क्वेश्चंस पे आते हैं और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, यानी आपका इनमें से कौन सा व्यक्तित्व माप का प्रक्षेपी प्रशिक्षण नहीं है। तो क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है, इसमें पूछा है नहीं है। तो आपके ऑप्शन है रोशक इंकबोर्ड टेस्ट है, थीमेटिक एप्रिसेप्टिव टेस्ट है आपका, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है आपका, या 16 PF टेस्ट है। तो जो आपका राइट आंसर है कौन सा इसका जो है आप पर्सनालिटी मेजरमेंट का टेस्ट या आप कह सकते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, तो वो राइट आंसर है आपका 16 PF टेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच यूनिट इज यूज टू मेजर हियरिंग कैपेसिटी, यानी श्रवण क्षमता मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। जो श्रवण क्षमता होती है, हमारी हियरिंग कैपेसिटी होती है, उसको मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ऑप्शन है डेसीमीटर है आपका, डेसिबल है, डेसीपेन है या फिर डेसी पॉइंट है, ये आपके ऑप्शंस हैं। और जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी डेसिबल जो है ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए, हियरिंग कैपेसिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है, उसकी जो यूनिट है उसको कहते हैं डेसिबल। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग कंसेप्शन पीरियड बिटवीन 2 to 8 वीक इज नोन एज, तो यानी गर्भाधारण के दौरान 2 से 8 सप्ताह के बीच का जो अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है। आपके जर्मिनल कहा जाता है, एम्ब्रियोनिक कहा जाता है, फिटल है आपका, और नन ऑफ दीज। तो ये आपके ऑप्शन है, उसको क्या कहा जाता है, कब कंसेप्शन के दौरान आपका जो पीरियड रहता है 2 to 8 मंथ का, उसको क्या कहा जाता है, उसको किस उससे जाना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी एम्ब्रियोनिक, यानी आपके भ्रूण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है जॉय एंगर फियर एंड सरप्राइज आर कोल्ड, तो जो आप कह सकते हैं हर्ष क्रोध भय और आश्चर्य क्या कहलाते हैं, जॉय एंगर और फियर, या आप सरप्राइज इसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको। सेंसेशन है आपका, परसेप्शन है, इमोशंस है, आपकी थिंकिंग है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी इमोशंस जो हैं उनको क्या कहा जाता है। इमोशंस में काउंट होते हैं कौन, जॉय एंगर फियर एंड सरप्राइज। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है द प्रोसीजर इन विच एग्जिस्टिंग स्कीमा इज चेंज्ड बाय एडिंग और ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, यानी आप कह सकते हैं वो प्रक्रिया जिसमें मौजूदा स्कीमा को नई जानकारी के साथ जोड़कर शामिल किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं जो हमने पहले कोई चीजें देखी और हमारे दिमाग में रह गई, ठीक है, अब स्कीमा में उस स्कीमा में काउंट हो गया वो, ठीक है, उसके बाद हमने वही चीज कहीं और दोबारा देखी पर बेहतरीन तरीके से देखी, पर जो हमने पहले देखा था वो गलत था कहीं ना कहीं, तो हमने उसको क्या किया, मॉडिफाई किया। तो ये जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या कहा जाता है, एडेप्टेशन, एसिमुलेशन, एडजस्टमेंट या इगोसेंट्रिक। तो क्या कहा जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका एसिमुलेट, यानी जब पुरानी चीज में
कुछ चेंज करके हम कुछ नया बदलते हैं तो उसको कहा जाता है एसिमिलेट, यानी एसिमिलेट करना चीजों को, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन विच क्लासिफिकेशन वुड अ चाइल्ड विद इंटेलिजेंस क्वेश्चन 105 बी प्लेस्ड। तो जो आप कह सकते हैं बुद्धि भागफल 105 वाले बच्चे को किस वर्गीकरण में आप रखेंगे, तो सुपीरियर इंटेलिजेंस में आप इसको शामिल करेंगे, अबव एवरेज इंटेलिजेंस में आप इसको शामिल करेंगे, नॉर्मल एंड एवरेज इंटेलिजेंस या आपका बिलो एवरेज इंटेलिजेंस। तो ये कौन सी आप कह सकते हैं इसमें इंटेलिजेंस में काउंट होगा, या कौन सी क्लासिफिकेशन में आप इसको रखेंगे। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका नॉर्मल एंड एवरेज इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य और औसत बुद्धि। सेवेंथ क्वेश्चन है, साइकोलॉजी हैज बीन कंसीडर्ड अ साइंस सिंस। तो जो आपकी साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसको विज्ञान तब से माना गया है, कब से इसको विज्ञान माना गया है, साइकोलॉजी को कब से साइंस माना गया है। तो ऑप्शन है अराउंड 470 बीसी, अर्ली 1600, लेट 1800 या मिड 1900 बीसी। तो कब से इसको क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी को क्या कंसीडर किया गया एज अ साइंस। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी लेट 1800 बीसी। तब से हम क्या करते हैं, इसको एज अ साइकोलॉजी को एज अ साइंस काउंट करते हैं, ठीक है। ओके, द प्रोसेस इन विच रैंडमली प्रेजेंटेड वर्ड्स आर रिकॉल्ड इन ऑर्गेनाइज कैटेगरी वाइज मैनर इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं इनको, आप कह सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत शब्दों को संगठित श्रेणीवार में के तरीके से याद किया जाता है, तो वो कहलाती है, क्या कहलाती है, फ्री रिकॉल, रिकॉग्निशन, या आप कह सकते हैं पेयर्ड एसोसिएटिव लर्निंग या कैटेगरी क्लस्टरिंग। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कैटेगरी क्लस्टरिंग यानी श्रेणी क्लस्टरिंग, ठीक है। तो ये आपका 8th क्वेश्चन था और आपका 8th क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। इंसाइट लर्निंग मॉडल वॉज प्रेजेंटेड बाय, जो आपकी इंसाइट लर्निंग थी वो किसने प्रेजेंट की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी। तो किसने इसको प्रेजेंट किया है, थॉर्नडाइक ने किया है, बंडूरा ने किया है, टॉलमैन ने किया है, या आपकी कॉहलर ने किया है। तो किसने इसको प्रेजेंट किया है, तो आपका जो इंसाइट थ्योरी ऑफ मॉडल है, इंसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है आपकी, वो आपकी प्रेजेंट की है कॉहलर ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन है, in which stage of Erikson psychosocial stage of development a person experience conflict in intimacy versus isolation। तो जो एरिक्सन की जो आपकी एक स्टेज है, सोशियो कल्चरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उसमें जो पर्सन का जो एक्सपीरियंस है वो कॉन्फ्लिक्ट इन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो कौन सी आप इसकी स्टेज में आप इसको रखेंगे, एरिक्सन की जो सोशियो आप कह सकते हैं साइको सोशल स्टेज है उसके हिसाब से। तो ऑप्शन है एडोलेसेंस, अर्ली आप कह सकते हैं अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड या लेट अडल्टहुड। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और जो आपका राइट आंसर जिसमें आपका ये काउंट होगा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, मैंने आपको ये डिटेल में करवाया था जिससे पहले वाला क्वेश्चन पेपर हमने किया था। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अर्ली अडल्टहुड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी अर्ली अडल्टहुड में कौन सी आपकी वो आती है, इसमें आती है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 11th क्वेश्चन पे आते हैं, विच पेरेंटिंग स्टाइल रिजल्ट इन इम्पल्सिवनेस, अग्रेसिवनेस एंड लैक इंडिपेंडेंट एबिलिटी टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी किस पालन पोषण शैली के परिणाम स्वरूप आवेग, आक्रामकता और निर्णय और जिम्मेदारियां लेने की जो स्वतंत्र क्षमता का जो अभाव रहता है वो कब रहता है, आपकी अथॉरिटेरियन, रेसिप्रोकल होती जब आपकी रहती है, इनडिफरेंट, इन्वॉल्वमेंट, इंडल्जेंट, परमिसिव आप कह सकते हैं, अथॉरिटेरियन, ऑटोक्रेटिक, ठीक है। तो ये आपके जो ये ऑप्शंस है, और जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अथॉरिटेटिव, ऑटोक्रेटिक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 11th का। 12th क्वेश्चन है, who proposed that language development is just like physical maturation, if given adequate care it just happened to the child। यानी किसने प्रस्तावित किया कि भाषा का विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह ही है, यदि पर्याप्त देखभाल की दी जाए तो यह बच्चे को डैश हो जाता है। किसने कहा है, बेंजामिन ली ने कहा है, आपके लेव वाइगोत्स्की ने कहा है, पियाजे ने कहा है, चॉम्स्की ने कहा है।
तो किसने ये आपकी स्टेटमेंट दी है? तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जब आप इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और जो स्टेटमेंट्स रहती हैं या इनकी डेफिनेशंस रहती हैं वो रिपीट नहीं होती हैं। तो आपने प्रीवियस के, कई बार होता है कि हाँ रिपीट हो जाए बट रिपीट नहीं होती है, बट आपने प्रीवियस ईयर के देख के आपको समझ में आ जाएगा, जब आप इसका थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी चॉम्स्की ने ये स्टेटमेंट दी है। 13th क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट children begin to think the rules and derive from cooperation between people and not coming from an authority, यानी नैतिक विकास के किस चरण में बच्चे यह सोचने लगते हैं कि नियम लोगों के बीच सहयोग से बनते हैं, किसी प्राधिकार से नहीं बनते हैं, यानी कौन सी उसमें वो समझने लग जाते हैं। तो आपकी हेटेरोनॉमस ओरिएंटेशन है, या ऑटोनॉमस ओरिएंटेशन में, एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन में, या कॉस्मिक ओरिएंटेशन में। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हेटेरोनॉमस ओरिएंटेशन में ये क्या करते हैं, ये समझने लग जाते हैं। कौन सी स्टेज पे कहा है, या कहा है मॉरल डेवलपमेंट की स्टेज। ओके, सो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आपका राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। 14th क्वेश्चन है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग फूड इज नोन एज, जो आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है, किसने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी? तो आपकी दी थी, वो दी थी आपकी पावलोव ने। पावलोव ने आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बताया था। तो आपका जो इसमें मैं लिख देती हूँ, ओके, पावलोव ने आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बताया था। उसने उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, आपका डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने कहा है कि जो फूड है वो क्या कहा जाता है, किस उससे जाना जाता है, भोजन को क्या जाना जाता है, कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स, या आपकी अनकंडीशन रिस्पॉन्स। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और जो आपका राइट आंसर है वो है आपका अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फूड को क्या काउंट किया जाता है, किस उससे जाना जाता है, तो वो है आपका अनकंडीशन स्टिमुलस। ये 14 का आंसर है, और ये 15 क्वेश्चन है। Who said that person with high IQ were not necessarily creative? Creative ideas could come from person who did not have a very high IQ. तो ये किसने कहा है कि उच्च IQ वाले व्यक्ति आवश्यक रूप से रचनात्मक नहीं होते? रचनात्मक विचार उन व्यक्तियों में भी आ सकते हैं जिनका IQ बहुत ही अधिक नहीं होता है। तो ये किसने आपके ये स्टेटमेंट दी है? ये खटेना ने दी है, टॉरेस ने दी है, टर्मन ने दी है, आपकी बेगर मेहदी ने दी है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका टर्मन, यानी टर्मन ने ये स्टेटमेंट दी है कि जो जरूरी नहीं है कि जिनका हाई आईक्यू है वही क्रिएटिव हो सकते हैं, या नहीं होते हैं। क्रिएटिव वो भी हो सकते हैं जिनका बहुत अधिक आईक्यू नहीं होता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट दी है टर्मन ने। 16th क्वेश्चन है, फ्रूड कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ पर्सनालिटी विथ 3 पार्ट्स, इड, ईगो एंड डैश। तो फ्रूड ने जो अपनी पर्सनालिटी की एक थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट किया है आपका इड को, सेकंड किया है उन्होंने ईगो को, और थर्ड बताना है। तो थर्ड कौन सा है? ऑप्शन है लिबिडो, सुपर ईगो, डायनेमिक, या आपका सेल्फ। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सुपर ईगो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से हर बार आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। और अगर इस बार डायरेक्टली पूछ रहे कि 3 पार्ट्स है, फर्स्ट है इड, दूसरा है ईगो, तो तीसरा बताना था आपको सुपर ईगो। बट क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछ लिया जाता है कि अगर इड में बच्चा, जो आपकी इड की स्टेज रहती है उसमें बच्चा कौन सी आप कह सकते हैं स्टेज में रहता है, या उस समय बच्चे की क्या कंडीशंस रहती हैं। जैसे अगर बच्चा कई बार कौन सी स्टेज में बच्चे को वैल्यूज आ जाती हैं, मॉरल एथिक्स आ जाते हैं, कौन सी स्टेज में बच्चा बैलेंस बना लेता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको इस थ्योरी में पढ़नी है जहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 17 है आपका, डैश इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन रोजर थ्योरी। जो रोजर की थ्योरी है, रोजर ने जो अपनी थ्योरी दी है उसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट कौन सा है? सेक्स, एज, सेल्फ, या नन ऑफ दिस।
तो आपको बताना है रोजर का जो सिद्धांत है उसमें केंद्रीय अवधारणा है तो कौन सी है, तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सेल्फ यानी स्व। ठीक है, तो सेल्फ इज द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ रोजर थ्योरी। रोजर की थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर पर क्वेश्चन तो नहीं देखने को मिलता है, बट हाँ किसी भी उसमें पेपर में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे आपके जितने भी एग्जाम में सीडीपी आता है, लाइक आपका जेबीटी में हो गया, आपका नॉन मेडिकल में हो गया, आपका मेडिकल में हो गया और आपका आर्ट्स में हो गया। ठीक है, तो इनमें आपकी आती है सीडीपी। ठीक है, तो सीडीपी में इन जो 4 पेपर में आपकी सीडीपी आएगी तो किसी एक पेपर में रोजर का कंसेप्ट आ ही जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि एक में आए, सभी में भी आ सकता है, बट क्योंकि बाकी के कंपैरिजन में जैसे आपकी जो जिन्होंने बिहेवियरिज्म पे स्टडी की है, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, पियाजे की थ्योरी, यहाँ से तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। आपको 2 क्वेश्चन नहीं 1 दिखेगा, कई बार 3-3 क्वेश्चन भी देखे हैं जो हमने पहले इसके क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए हैं। सो ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, बट आपको इसको अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन आ गया तो आपको समझ में आना चाहिए। अ पॉजिटिव रेनफोर्सर इज, तो एक सकारात्मक प्रबलक है, क्या है? पुनिशमेंट, रिवार्ड, लाउड नॉइस या फेयर। तो क्या है पॉजिटिव रेनफोर्सर या रेनफोर्समेंट आप इसको कह सकते हैं। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका रिवार्ड। ठीक है, क्योंकि किसी को पुनिश करेंगे तो वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में काउंट नहीं होगा। इवन पुनिशमेंट रीइंफोर्समेंट में काउंट होता भी नहीं है, लाउड नॉइस काउंट नहीं होता है, फियर काउंट नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रिवार्ड। जब बच्चे को आप रिवार्ड देंगे, रिवार्ड करेंगे तो बच्चे में उस चीजों को सीखने की एक क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, वो चीजों को अच्छे से समझने लगेगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का क्या है, एक पार्ट है। 19 क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज इजियर इन, तो जो आपकी प्रशिक्षण का जो स्थानांतरण है वो आसान है किसमें? सिमिलर सिचुएशंस में, डिसिमिलर सिचुएशन में, सिमिलर डिसिमिलर सिचुएशन में, या नन ऑफ दीज में। तो ये आपका राइट आंसर है। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग जो है वो आपका आप कह सकते हैं आपका जो क्वेश्चन सिमिलर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी सिमिलर सिचुएशन में क्या है आपका ये इजियर है, क्या? ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन पे आते हैं, STM स्टैंड्स फॉर, तो STM किसके लिए स्टैंड करता है? सेंसरी मोटर मेमोरी के लिए स्टैंड करता है। STM क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी STM कहलाती है। सिंपल टर्म मेमोरी को STM कहा जाता है, या नन ऑफ दिस, तो या कोई भी नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है STM स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो आपकी जो अल्पकालिक स्मृति है उसको कहा जाता है, उसकी जो फुल फॉर्म है STM की वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी। बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपके फुल फॉर्म से क्वेश्चंस आए, क्योंकि अभी तक हम आपके आप कह सकते हैं 14-15 क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके डिस्कस कर चुके हैं। तो एक भी क्वेश्चन में आपकी फुल फॉर्म नहीं आई है तो इस पेपर में पूछ ले तो वो आपको देखना है, आपने एक बार उसको पढ़ना है कि हाँ इससे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अपनी तरफ से आपने कोई कमी नहीं छोड़नी है कि कहीं से आपका सिलेबस रह जाए जहाँ से आपका क्वेश्चन आप ना कर पाओ। बट क्योंकि आज के जो मैंने पेपर एनालाइज किए हैं अभी तक के, उसमें यही रहा है कि आपकी जो क्वेश्चंस है वो थ्योरी से ही बन रहे हैं, पैडागोजी से बन रहे हैं और आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, उससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं रह रहे हैं। डेवलपमेंट से आपके क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं, जो आपकी प्रिंसिपल्स हैं प्रिंसिपल्स से आपके क्वेश्चन रह रहे हैं। तो आपने प्रिंसिपल्स को अच्छे से कर लेना है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है, समझ लेना है, प्रिंसिपल से क्वेश्चंस आते हैं और मैं करवाऊंगी आपको प्रिंसिपल्स भी, इसके बाद मैं आपको स्टार्ट करूंगी प्रिंसिपल्स पढ़ाना, उससे किस तरह के क्वेश्चंस आपके बने थे, किस तरह से क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चंस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। बट ये मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरह से बनते हैं। तो ये आपके फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है आपका 21st क्वेश्चन, उस पे आते हैं। द ओल्डेस्ट मेथड यूज्ड इन साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में जो सबसे पुराना मेथड आप कह सकते हैं, मनोविज्ञान में सबसे पुरानी जो विधि का हम यूज करते हैं वो कौन सी विधि है? आपकी ऑप्शन नंबर है इंट्रोस्पेक्शन, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन या क्लिनिकल मेथड। तो ये आपके मेथड्स दिए गए हैं और ये सभी मेथड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है,
इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए। ये यहाँ से आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस और ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 3 क्वेश्चन तो आपको पूछ सकते हैं, किसी भी मेथड से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपके पेडागोजी में काउंट हो जाता है। जो आपका पेडागोगी वाला सेक्शन रहता है ना, सेक्शन 3 जिसमें आपका याद है, और ये आपको हेल्प करता है आपके सब्जेक्ट में, ठीक है। जो आपके सब्जेक्ट का एरिया रहता है उसमें भी आपका पेडागोजी के क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो आपको जो मेथड्स हैं वो अच्छे से पढ़ने हैं और उनको समझ के करना है। तो क्वेश्चन है आपका, द ओल्डेस्ट मेथड यूज इन साइकोलॉजी इज, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। जो आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो आपका साइकोलॉजी का सबसे पुराना मेथड है, ठीक है। तो क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, केस स्टडी से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, क्लिनिकल और मेथड से। अब इसके बाद आपको मैं एक्सपेरिमेंटल हो गया आपका, उसके बाद आपका 1-2 और मेथड्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपको कॉज एंड इफेक्ट से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपने कोई भी मेथड छोड़ना नहीं है, सभी मेथड्स जो है वो आपने पढ़ने हैं। बाकी 1 बाय 1 जब हम करेंगे तो मैं आपको कवर करवाऊंगी इनको। 22nd क्वेश्चन है, एन ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल टेंड टू डिस्प्ले, रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है। तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रीवियस ईयर यानी हमने स्टार्ट किए थे 23, 22, 21 से, तो यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है, इसके बाद भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एन ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड यानी कि अति संरक्षित बच्चा जो है वो क्या प्रदर्शित करेगा, वो क्या डिस्प्ले करेगा, अग्रेसिवनेस, डिफेंसिवनेस, इमेच्योरिटी या नेगेटिविज्म, ठीक। ये आपका ऑप्शंस है। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अग्रेसिवनेस। जो ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड होगा, चाहे वो किसी भी चीज को लेके वो अग्रेसिवनेस दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम अपने आसपास में बच्चे देखते हैं, हम अपने घर में भी बच्चे देखते हैं। मान लीजिए छोटा बच्चा है और उसके पास एक टॉय है। अब क्योंकि उसके पास एक टॉय है तो वो उसका फेवरेट है, यानी उसके साथ वो खेलता है, उसको वो अपने पास रखता है, ठीक है। तो अब आप जानबूझ के हम क्या करते हैं, उससे वो चीज छीनने की कोशिश करते हैं। ये नेचुरली हमारे घर में होती है ये चीजें, ठीक है। तो अगर नहीं आपने देखे तो आप एक बार ट्राई करना। अगर आपके आसपास कोई छोटा बच्चा होगा, उसके पास कोई चीज होगी, आप उसको कोई चीज दे दीजिए मान लीजिए, उसके बाद उसको चीज अच्छी लगती है तो आप उसे छीनने की कोशिश करें, तो वो क्या करेगा, अग्रेशन है, वो अग्रेसिवनेस, मतलब वो अग्रेसिव होगा, वो चीजों को गुस्सा दिखाएगा, वो रोने लग जाएगा। तो ये नेचुरली होता है। तो जो ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड है वो क्या दिखाता है, क्या प्रदर्शित करता है, अग्रेसिवनेस, यानी वो अग्रेशन दिखाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which school of thought in psychology try to identify the basic element of sensation, image and feeling? तो आपको बताना है कि स्कूल ऑफ थॉट्स, साइकोलॉजी के जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स है, मनोविज्ञान की जो विचारधारा है, उसमें ट्राई टू आइडेंटिफाई द बेसिक, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए कि सेंसेशन, इमेज एंड फीलिंग्स, ठीक है। कौन सी स्कूल ऑफ थॉट्स में आप संवेदनाओं, छवियों और भावनाओं के मूल तत्वों की पहचान करने का प्रयास करेंगे? तो कौन से स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं? तो आपको मैं स्कूल्स बता देती हूँ। स्ट्रक्चरलिज्म है आपका, बिहेवियरिज्म है, फंक्शनिज्म है और साइको एनालिसिस है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्कूल्स ऑफ थॉट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अभी जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए। मैं हर बार कहती हूँ कि एक ऑप्शन अगर मैं समझा रही हूँ तो बाकी के ऑप्शंस आपको बाद में समझ के करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो अगला बनेगा नेक्स्ट टाइम उनके ऑप्शन से ही बनेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि साइकोलॉजी का कौन सा थॉट है जिसमें जो उसका जो बेसिक एलिमेंट्स है, सेंसेशन, इमेजेस एंड फीलिंग्स। तो आपके ऑप्शन है स्ट्रक्चरलिज्म, बिहेवियरिज्म, फंक्शनलिज्म और साइको एनालिसिस। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24th क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज, बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। कैसे आप इंटेलिजेंस को जो है वो आप डिफाइन करेंगे? तो आपके ऑप्शंस हैं, नॉलेज ऑफ ग्रेट मैनी फैक्ट्स, दो इंटेलिजेंस वो होगी जिसमें व्यक्ति के पास बहुत सारे तथ्यों का ज्ञान होगा, क्या वो इंटेलिजेंस होगी? द एबिलिटी टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, स्कूल में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने की जो क्षमता है उसको आप इंटेलिजेंस में काउंट करेंगे।
द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, अमूर्त रूप से सोचने और अनुभव करने की जो सीखने की क्षमता है उसको आप इंटेलिजेंस कहेंगे। या ऑल द फैक्टर्स दैट मेक्स वन पर्सन डिफरेंट फ्रॉम अनदर, यानी वे सभी कारक जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, तो मैं आपको लिख देती हूँ। प्रीवियस ईयर में ये मतलब ये आया है, इसके बाद ये 3-4 बार क्वेश्चन ये आ चुका है, यही ऑप्शंस है। इससे जो हमने अभी 2021 का क्वेश्चन डिस्कस किया था जून का, उसमें क्या था, ये वाला ऑप्शन नीचे था और डी ऑप्शन सी में था, बस ये चेंजेस उन्होंने किए थे, बाकी क्वेश्चन यही था। इस पेपर से कम भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, अब भी बता रही हूँ कि ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है इससे अगले पेपर में। तो इंटेलिजेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी जब व्यक्ति जो है वो एब्स्ट्रैक्टली चीजों को सीखता है, उनको सोचता है और क्या करता है, लर्न करता है, किसके साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ। जब अपने एक्सपीरियंस के साथ लर्न करता है तो उसको हम किस में काउंट करेंगे, इंटेलिजेंस में काउंट करेंगे। ठीक है, ओके। 25th क्वेश्चन पे आते हैं। Which lobe of brain is involved in planning, decision making and some aspects of language? तो which lobe of brain से कौन सा लोब है जो किसमें इन्वॉल्व है, प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के किसी एस्पेक्ट्स में। फ्रंटल है, प्राइटल है, टेम्पोरल है या ऑक्सीपिटल है, ये आपके ऑप्शंस हैं। आपने बताना है ब्रेन का कौन सा लोब है जो आपके इन्वॉल्व होता है प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में और किसमें, लैंग्वेज के कुछ एस्पेक्ट्स में। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी टेम्पोरल। ठीक है, जिसको आप कहते हैं अस्थाई। ओके सॉरी, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रंटल। ठीक है, वो बाय मिस्टेक मैंने वो सी करवा दिया, बट जिसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 26 क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, कोकेन, निकोटिन एंड टबाको आर, जो आपकी कोकीन है, निकोटिन है और तंबाकू है, वो क्या है, स्टिमुलेंट्स है, यानी आपका उत्तेजक है, आपके डिप्रेजेंट्स हैं, यानी आपके अवसादग्रह हैं, आपके हेलुसिनोजेंस हैं आपके, या आपके हैं नन ऑफ में से कोई भी नहीं है। तो आपकी कोकीन, निकोटिन एंड तंबाकू क्या है, तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका स्टिमुलेंट्स, यानी आपके उत्तेजक है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। When one tries to attribute one's own lips on somebody else, this process is known as, यानी आपका जब कोई अपनी गलती का ठिकारा किसी और पर फोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है, जब व्यक्ति कोई अपनी गलती करती है और गलती करता है और उस चीज का वो मतलब इल्जाम किसी दूसरे व्यक्ति पर लगाने की कोशिश करता है, तो इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो रिएक्शन या फॉर्मेशन, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन या नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रक्षेपण आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन है, द एवरेज आईक्यू ऑफ अ पर्सन इज, तो जो एवरेज औसत आईक्यू है एक व्यक्ति का वो क्या रहता है, 90 to 110, 130 to 150, 70 to 90 या 50 to 70। तो जो एक व्यक्ति का जो एवरेज आईक्यू रहता है वो रहता है आपका 90 to 110, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स डिड शेल्डन डिवाइडेड द पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी बिल्ड। तो शेल्डन ने अपनी जो पर्सनालिटी की थ्योरी है, ठीक है, उसको कितने आप कह सकते हैं, उसको बॉडी बिल्ड को कितने बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया है, तो उन्होंने जो डिवाइड किया है वो किया आपके ऑप्शन में है 2, 3, 5 या 7, किस में डिवाइड किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। किसने, शेल्डन ने किसको डिवाइड किया, जो पर्सनालिटी है उनको बॉडी बिल्ड में 3 आप कह सकते हैं उसमें डिवाइड किया है, पर्सनालिटी को डिवाइड किया है। ठीक है, टाइप्स में डिवाइड किया। लास्ट क्वेश्चन है आज का, withdrawal into oneself is a developmental disorder which is known as, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसके बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है,
इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो अपने आप में ही सिमट जाना एक विकासात्मक विकार है, आप क्या कह सकते हैं, जिसे इस नाम से किस नाम से जाना जाता है, जब व्यक्ति अपने आप में सिमट जाता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार नहीं कह सकती मैं, बट हाँ क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और मतलब 21 में भी रिपीट हुआ, 2022 में भी रिपीट हुआ 2 बार, 2023 में ये क्वेश्चन रहा है। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिए और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऑप्शंस में एंटी सोशल बिहेवियर, जब व्यक्ति जो है वो अपने आप में सिमट जाता है तो उस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को किस नाम से जाना जाता है? एंटी सोशल बिहेवियर, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन या नन ऑफ दिस। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑटिज्म, यानी आपका आप कह सकते हैं जब ऑटिज्म ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जब व्यक्ति स्वयं में ही सिमट जाता है उसको कहते हैं, उस डिसऑर्डर को कहते हैं। ओके सो जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के हमारे क्वेश्चंस थे, हमने मेडिकल का पेपर डिस्कस किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसमें, मैंने आपको बताए हैं कि कौन कौन से रिपीट हुए हैं इसमें। सो एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट HPTGT कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका एग्जाम जो है वो आने वाला है, जिनका नॉन मेडिकल का एग्जाम है तो उनके लिए आपका सेकेंड ऑनलाइन बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जो आपका 28 सितंबर से स्टार्ट होगा। जो भी स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं वो आप प्ले स्टोर से आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं, या आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके आप अपना क्वायरीज पूछ सकते हैं और बैच परचेज करते हैं। उसी के साथ साथ हमारा दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है, जो आपका TGT कमीशन आर्ट्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, ये होगा आपका 28 सितंबर से स्टार्ट। जो आपका 5th ऑनलाइन बैच है, 4 बैच अभी तक स्टार्ट हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स ये बैच लेना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए, वो निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके, या आप इस नंबर पे कांटेक्ट और कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वायरीज पूछ सकते हैं और बैच परचेज कर सकते हैं। ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपको क्योंकि मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं। मिलेंगे बहुत ही जल्द आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।